जय गंगे मैया की हर हर महादेव। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोहित त्रिशा वर्मा में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य में होने वाले चारधाम यात्रा की। हर साल की ही तरह इस साल भी हमारी चारधाम यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के ही दिन होने वाली है। तो अगर आप भी चारधाम यात्रा करने का अपना प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको इस यात्रा को करने का सबसे सरल और सही तरीका बताने वाले हैं। जैसे कि यह यात्रा आपको कहां से शुरू करनी है, कौन सा धाम पहले करना है, यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, इस पूरी यात्रा के दौरान आपको कहां कहां रुकना होगा, रहने व खाने की व्यवस्था कैसे करनी होगी और हम हेलीकॉप्टर बुकिंग और कुल खर्चे की भी बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों इस यात्रा के दौरान पड़ने वाले सभी रास्ते के साइट सीन के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इन चारों धाम के अलावा आप इस पूरी यात्रा में और कहां कहां घूम सकते हैं। अगर आप इस यात्रा को खुद से प्लान नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हम आपको एक ऐसी ट्रैवल एजेंसी के बारे में भी बताएंगे जो आपकी चारधाम यात्रा को बिल्कुल आसान बना देगी। तो दोस्तों इन सभी बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो में हमारे साथ जरूर बने रहना, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों गंगे मैया और भोले बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। दोस्तों चारधाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही होती है और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ होते हुए हरिद्वार में ही पूरी होती है। तो सबसे पहले आपको अपनी यात्रा के लिए हरिद्वार ही आना होता है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। चारधाम यात्रा के लिए आपको कुल 9 रात 10 दिन का समय लग जाता है। मैं आपको वीडियो में हर दिन के रूटीन के साथ सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। पहले दिन यात्रा की शुरुआत आप हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान करके करें। फिर हमारी यमुनोत्री के लिए यात्रा की शुरुआत होती है। सबसे पहले यमुनोत्री तक जाने के लिए हमें बरकोट तक पहुंचना होता है। उसके लिए हमें हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर से ही बरकोट तक के लिए सीधी बस और टैक्सी भी मिल जाती है। हरिद्वार से बरकोट तक की दूरी 180 किलोमीटर की है, जिसमें आपका 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है। जब आप हरिद्वार से बरकोट के लिए जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको उत्तराखंड के फेमस साइट सीन मसूरी और कैंपटी फॉल भी मिलेंगे, जहां पर आप आराम से अपना कुछ टाइम बिता सकते हैं। दोस्तों पहले दिन आपको कुछ नहीं करना है, फिर बरकोट पहुंचकर उस रात होटल में स्टे करना है। बरकोट में आपको काफी सारे होटल और धर्मशालाएं मिल जाती हैं। खाने पीने की भी वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आती। 2500 से लेके 3000 पर डे के बीच में आपको वहां होटल मिल जाते हैं। होटल्स के रेट उस समय आपको ज्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि जो चारधाम यात्रा होती है वो कुछ ही समय के लिए होती है और सीजन होने की वजह से रेट्स ज्यादा ही रहते हैं। अगले दिन यानी कि डे नंबर 2 पर हमें बरकोट से लेकर जानकी चट्टी तक जाना होता है। जानकी चट्टी से ही हमारी यमुनोत्री धाम के लिए यात्रा की शुरुआत होती है। बरकोट से जानकी चट्टी तक की दूरी 45 किलोमीटर की है, जो 1.5 से 2 घंटे में आप आराम से पूरी कर लेंगे। जानकी चट्टी तक आप प्राइवेट टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी और बस से आसानी से पहुंच जाएंगे। और फिर शुरू होती है हमारी माँ यमुनोत्री के लिए 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा। 6 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए हमें 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। आप चाहे तो घोड़े और खच्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पहुंचकर आप यमुना माता के दर्शन कीजिए। यमुनोत्री वही स्थान है जहां से यमुना नदी निकल रही है। दर्शन के बाद हमें वापस जानकी चट्टी ट्रैक करके आना होता है और जानकी चट्टी से बरकोट पहुंचकर उस रात बरकोट में ही हमें स्टे करना है। इस तरीके से हमारा डे नंबर 2 पूरा होता है। अगले दिन यानी कि डे नंबर 3 में हमारी यात्रा होगी माँ गंगा के लिए यानी कि गंगोत्री धाम के लिए। उसके लिए हमें सबसे पहले बरकोट से उत्तरकाशी तक जाना होता है। बरकोट से उत्तरकाशी की दूरी कुल 80 किलोमीटर की है। हमें 3 से 4 घंटे तक का समय लग जाता है उत्तरकाशी तक पहुंचने में। उस दिन हमें कुछ नहीं करना है, फिर उत्तरकाशी पहुंचकर होटल में स्टे लेना है। उत्तरकाशी में भी हमें बहुत से होटल मिल जाते हैं। जब आप बरकोट से उत्तरकाशी के लिए आ रहे होंगे तो रास्ते में हमें कुछ फेमस साइट सीन भी मिलेंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस शिव गुफा मंदिर और उत्तरकाशी का काशी विश्वनाथ टेम्पल है।
दोस्तों अगर आप कोई भी साइट सीन मिस नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी यात्रा टूर पैकेज कंपनी के थ्रू ही करें, क्योंकि अगर आप पब्लिक कन्वेंस का यूज करते हैं तो ये सारे साइट सीन आपके मिस हो जाएंगे, क्योंकि बस अपने स्टैंड पर ही रुकेगी। तो आपकी 4 धाम यात्रा के लिए मैं सजेस्ट करूंगी अद्भुत उत्तराखंड ट्रेवल्स को, जो आपकी यात्रा को बहुत आसान बना देगी। दोस्तों इनके पास हर तरीके की गाड़ी अवेलेबल रहती है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड से लेकर प्रीमियम होटल तक भी आपको मिल जाएंगे। डे नंबर 4 में हमारी यात्रा उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक के लिए होती है। गंगोत्री तक पहुंचने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोई ट्रैकिंग नहीं करनी होती। वहां तक आप सीधे गाड़ी से जा सकते हैं। गंगोत्री पहुंचकर वहां पर मां गंगा के दर्शन कीजिए। माथा टेककर हमें वापस आना होगा उत्तरकाशी के लिए। जब आप गंगोत्री से उत्तरकाशी के लिए आ रहे होंगे तो रास्ते में आपको बहुत सुंदर नज़ारे मिलेंगे हर्षिल वैली के। वहां पर आप सुंदर सुंदर अपनी पिक्चर क्लिक करा सकते हैं और शांति से कुछ समय बिता सकते हैं। और उस रात वापस हमें उत्तरकाशी में ही होटल लेकर स्टे करना है। उत्तरकाशी से गंगोत्री तक की कुल दूरी 4 किलोमीटर की है, जिसमें हमारा 4 से 5 घंटे तक का समय लग जाता है। दोस्तों इस तरीके से हमारा डे नंबर 4 समाप्त हो जाता है और हमारी 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा भी पूरी हो जाती है। अब बारी आती है डे नंबर 5 की, जिस दिन हमें अपनी यात्रा केदारनाथ धाम के लिए शुरू करनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले उत्तरकाशी से गुप्त काशी या फिर फाटा तक जाना होगा। दोस्तों मैं आपको उत्तरकाशी से फाटा तक बताऊंगी। उसके लिए हमें सबसे पहले उत्तरकाशी से फाटा तक पहुंचना होता है। उत्तरकाशी से फाटा तक की दूरी 220 किलोमीटर की है, जिसमें हमें 10 से 12 घंटे का समय आराम से लग जाएगा। अब करना ये है, उस रात हमें फाटा में ही होटल लेकर स्टे करना है और रात को जल्दी सोना है, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह जल्दी निकलकर अपनी यात्रा केदारनाथ धाम के लिए शुरू करनी है। दोस्तों जो पैकेज आप बुक करा कर जाएंगे उसमें होटल और रास्ते की सारी ट्रैवलिंग इंक्लूड रहती है, जिसमें आपको रास्ते में कहीं भी रुककर होटल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगले दिन यानी कि डे नंबर 6 में हमारी यात्रा होगी देवों के देव महादेव बाबा केदारनाथ धाम के लिए। उसके लिए हमें प्रातःकाल फाटा से सोनप्रयाग तक जाना होता है। सोनप्रयाग तक की हमारी गाड़ी जाएगी, क्योंकि प्राइवेट टैक्सी सोनप्रयाग तक ही अलाउड होती है। उसके आगे के लिए यानी सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के लिए हमें गवर्नमेंट जीप को लेना होता है, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपए रहता है। दोस्तों गौरीकुंड वही जगह है जहाँ से हमारा केदारनाथ धाम के लिए पैदल ट्रैक शुरू होता है। गौरीकुंड से हमारी 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ धाम के लिए। यही चढ़ाई हमारी सबसे कठिन चढ़ाई होती है। आप चाहें तो घोड़े, खच्चर, डोली या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके केदारनाथ धाम तक पहुंच सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग प्रोसेस के बारे में भी बताऊंगी। दोस्तों आप आराम से ट्रैकिंग करते हुए बाबा का नाम जपते हुए शाम तक केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। वहां पर दर्शन करके आप उस रात केदारनाथ में ही रुकिए, क्योंकि कठिन चढ़ाई की थकान के बाद वापस नीचे आना पॉसिबल नहीं है। केदारनाथ में भी आपको काफी सारे धर्मशालाएं और कैंप्स मिल जाते हैं, आप उस रात उनमें रुक सकते हैं। दोस्तों अगर आप टूर पैकेज कंपनी के थ्रू जाते हैं तो उसमें वो आपको केदारनाथ का स्टे भी इंक्लूड करके देते हैं। अगले दिन सुबह उठकर यानी कि अब बारी आ गई है डे नंबर 7 की। उस दिन हमें वापस ट्रैक करके गौरीकुंड तक आना होगा और गौरीकुंड से गवर्नमेंट टैक्सी लेकर सोनप्रयाग तक जाना होता है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक की कुल दूरी 5 किलोमीटर की है, पर लाइन लंबी होने की वजह से आपका काफी सारा समय लग जाता है। उस दिन हमें वापस आकर फाटा में ही होटल लेकर स्टे करना है। डे नंबर 8 में हमें फाटा से लेकर बद्रीनाथ जी तक जाना होता है। हमें इसके लिए प्रातःकाल ही निकलना होगा, क्योंकि रास्ता
काफी लंबा है। फाटा से बद्रीनाथ तक की कुल दूरी 220 किलोमीटर की है, जिसे पूरा करने में लगभग 10 घंटे का समय लग जाता है। उस दिन हमें बद्रीनाथ पहुंचकर स्टे लेना है। वहां पर भी आपको काफी सारे होटल्स और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। दोस्तों, जब आप फाटा से बद्रीनाथ के लिए आ रहे होंगे तो रास्ते में आपको फेमस साइट सीइंग चौपटा भी मिलता है। आप अगर समय से पहुंच गए हैं तो उसी दिन बद्रीनाथ विशाल के दर्शन कर सकते हैं, या अगले दिन डे नंबर 9 पर सुबह सुबह नहा धोकर बाबा बद्रीनाथ के दर्शन कीजिए। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के लिए किसी भी तरह की कोई ट्रैकिंग नहीं होती। 4 धाम यात्रा के दौरान आपकी ट्रैकिंग सिर्फ यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के लिए ही होती है। बाकी की 2 जगह आपकी कोई ट्रैकिंग नहीं रहती है। डे नंबर 9 में सुबह जल्दी उठकर बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए और उसके बाद हम पास ही में माना विलेज में भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, माना विलेज भारत का प्रथम गांव है। माना विलेज में भी आपको काफी सारे साइट सीन मिल जाते हैं, जैसे कि व्यास गुफा, सरस्वती मुख, भीम पुल और वसुधारा वाटरफॉल। वो सारी चीजें घूमकर हम वापस आएंगे हमारा हरिद्वार के लिए। पर दोस्तों, सीधा वापस हरिद्वार आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रास्ता काफी लंबा पड़ सकता है। तो हम रास्ते में रुद्रप्रयाग या फिर श्रीनगर में भी स्टे ले सकते हैं। जब आप बद्रीनाथ जी से हरिद्वार के लिए वापस आ रहे होंगे तो रास्ते में आपको पंचप्रयाग का संगम भी देखने को मिलता है। अब आ गया है हमारा डे नंबर 10, यानी कि हमारी यात्रा का आखिरी दिन। इस दिन हम निकलेंगे श्रीनगर से हरिद्वार के लिए। रास्ते में हमें माँ धारी देवी मंदिर और पंचप्रयाग भी देखने को मिलते हैं। पंचप्रयागों में हमारे नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग शामिल हैं, और इन पंचप्रयागों का संगम देखते हुए हम शाम तक हरिद्वार पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके पे हम चारों धाम के दर्शन करते हुए वापस हरिद्वार तक पहुंचते हैं और हमारी 9 रात 10 दिन की यात्रा पूरी हो जाती है। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीजों की। तो सबसे पहले यात्रा के लिए जरूरी है यात्रा रजिस्ट्रेशन। आप नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर यात्रा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, यात्रा डेट और फोटो और आधार कार्ड सबमिट करना होता है। और बात करें हेलीकॉप्टर बुकिंग की, हेलीकॉप्टर बुकिंग आप ऑनलाइन www.heliyatra.irctc.co.in वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। कुछ चीजें जो आपको यात्रा के दौरान अपने साथ रखनी है, जैसे कि गर्म कपड़े, अपनी जरूरी दवाइयाँ, ट्रैकिंग के दौरान पानी की बोतल, केदारनाथ ट्रैक के दौरान आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी एनर्जी के लिए अपने साथ रख सकते हैं, पावर बैंक, क्योंकि रास्ते में लाइट की बहुत समस्या रहती है। दोस्तों, ट्रैकिंग के लिए आप अच्छी क्वालिटी के शूज का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि बारिश की वजह से फिसलने का डर बना रहता है। इसके अलावा आप अपने साथ रेन कोट, ट्रैकिंग स्टिक और वाटरप्रूफ बैग भी जरूर रख लेना। दोस्तों, आप अपने साथ थोड़ा कैश लेकर जरूर जाना, क्योंकि वहां पर हर जगह ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती और मोबाइल नेटवर्क कम होने की वजह से ऑनलाइन पेमेंट में भी दिक्कत आती है। अब बात आती है 4 धाम यात्रा टूर पैकेज की। इस पैकेज के अंदर आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस, होटल, मील्स, ओल टैक्सीज और रास्ते के लिए गाइड भी इंक्लूड रहता है, जो आपकी यात्रा को और भी आसान और सुखद बनाता है। बात करें पैकेज कॉस्ट की, तो पर पर्सन कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप यात्रा में कितने लोग जा रहे हैं। एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। यदि आप स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का चुनाव करते हैं और आप यात्रा के लिए 2 लोग हैं, तो पर पर्सन कॉस्ट आपको 36,000 पड़ेगी। वहीं अगर आप स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में 4 लोग जाते हैं तो पर पर्सन कॉस्ट आपको 23,500 पड़ती है। इसका मतलब आप जितने ज्यादा लोग गाड़ी में जाते हैं, आपकी पर पर्सन कॉस्ट कम हो जाती है। भले ही 4 धाम यात्रा का सफर थोड़ा सा कठिन रहता है, पर जिसने इस यात्रा को कर लिया उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।